हम लोगों ने अभी तक के जो डिस्कस किया एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अभी हम लोगों ने फोटोन एक पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया हुआ है ना। और जो फोटोन है ये पार्टिकल जो है एनर्जी का पैकेट है कुल मिला के। इसको हम किसी भी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। आप बस इतना समझो कि फोटोन एक पार्टिकल है जिसके अंदर में एनर्जी प्रचुर मात्रा में भरी हुई रहती है। इसका कोई रेस्ट मास नहीं है, रेस्ट मास 0 है और इसका अपना खुद की एनर्जी होती है जो कि E=h/u के फॉर्म में हम लोग देते हैं। इसका खुद का मोमेंटम होता है और इसका जो इंटरेक्शन जब मैटर के साथ में होगा तो ये 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। एक फोटोन एक ही पार्टिकल से टच होगा, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो कोई भी छोटा पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टाइप का पार्टिकल हो। जैसे ही कोई फोटोन किसी पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उसको दे देगा। तो एनर्जी का कंजर्वेशन इसके ऊपर पूरी तरीके से लागू होता है। जब भी एक फोटोन किसी दूसरे पार्टिकल को से जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है तो एनर्जी देने के बाद इमीडिएटली उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। वो एनर्जी अपनी एनर्जी पूरी की पूरी उस पार्टिकल को दे देगा और फिर उसकी पार्टिकल की मर्जी है, पार्टिकल उस एनर्जी से यूटिलाइजेशन करना है तो कर सकता है और अगर यूटिलाइजेशन लायक एनर्जी नहीं है तो इमीडिएटली विदाउट एनी टाइम लैग 1 नैनो सेकंड से भी कम समय लगता है वह एनर्जी दे देगा, मतलब छोड़ देगा। मैं फिर से बताता हूं, अगर किसी पार्टिकल के ऊपर फोटोन टकराया और उस पार्टिकल के पास इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जैसे मान लो ये सीजियम का इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकलने के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेगा, देखेगा मेरे किसी काम की नहीं है और इमीडिएटली ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग फोटोन छोड़ देगा। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे आया था वैसे का वैसे निकल जाएगा, जैसा इलेक्ट्रॉन एनर्जी जैसी आई थी वैसी वो वापस से छोड़ देगा। ये इसकी खास बात है। ये मॉडल इंसान के द्वारा ही बनाया गया मॉडल है और ये इसीलिए बनाया गया ताकि हम लोगों को ये सारी चीज़ें मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने में तकलीफ ना हो। तो ये बनाया गया कॉन्सेप्ट इंसानों के द्वारा ही है। ओके, तो ये इसकी बेसिक आइडिया हो गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा था हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में यदि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या कोई भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसी किसी एमीटर के ऊपर टकराती है, एमीटर मतलब मेटल ही है कुल मिला के, मेटल ऐसा होना चाहिए जिसकी थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन कम होता है, तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और अगर सफिशिएंटली हाई एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और भागेगा भी। एनर्जी जो इसको मिलती है वो 2 तरीकों से इस्तेमाल होती है, एक निकलने के लिए जिसे हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन और एक भागने के लिए जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इसके पास सफिशिएंटली हाई काइनेटिक एनर्जी है तो ये निकल करके भागेगा और यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और सर्किट कंप्लीट होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है हर्ट्ज का। ओके, अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंट से हर्ट्ज ने ये प्रूफ किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा फिनोमिनन होता है। फोटो मतलब लाइट, लाइट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल सकती है, ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला। अब इसके बाद में इसकी जितनी अधिक एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बाहर निकलने की एनर्जी तो फिक्स है। जैसे अगर ये सीजियम है तो सीजियम में 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो फिक्स है, जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी आप डालोगे वो उसको काइनेटिक एनर्जी में मिलेगी। तो यहाँ पे एनर्जी हम बढ़ा करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलवा करके दौड़ा सकते हैं। ये बेसिक आइडिया था हर्ट्ज का। अब इसके एक्सपेरिमेंट को हॉलबॉच और लेनार्ड ने अपग्रेड किया। ये अपग्रेड कैसे किया ये अपन देखते हैं। अपग्रेडेशन के लिए इन्होंने बड़ा सिंपल सा चेंज किया इसके अंदर में। और ये चेंज कुछ इस तरीके से है। वही इवैक्यूएटेड चेम्बर है अपना,
जिसमें वैक्यूम बनाना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रॉन एयर के पार्टिकल से टकराए नहीं। इवैक्यूएटेड चेम्बर में बैटरी लगी हुई है, मगर इस बैटरी के बीच में कुछ कनेक्शंस किए हुए हैं। पहला कनेक्शन इन लोगों ने एक पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा रखा है और एक एमीटर लगा रखा है सीरीज में। ये माइक्रो एमीटर है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कोई भयानक नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे बहुत छोटा सा करंट मिलता है, इसीलिए इन लोगों ने माइक्रो एमीटर लगा रखा है यहाँ पे सीरीज में। पैरेलल में एक वोल्टेज बना रखा है, वोल्ट मीटर लगा रखा है जो कि हमारा वोल्टेज नापेगा। रियोस्टेट लगा रखा है ताकि हम लोग अपनी मर्जी से इसको पोटेंशियल दे सके। अगर पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत पोटेंशियल अपन रियोस्टेट के ऊपर कंज्यूम भी करा सकते हैं। रियोस्टेट इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है। अब इन लोगों ने क्या किया है, ये कम्यूटेटर लगाया, मतलब इट्स अ टू वे की। बेसिकली ये टू वे की है, मतलब ये करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है और मान लो अगर ये यहाँ से टच्ड है, ये वाला पॉइंट अगर इसके साथ टच्ड है तो करंट जाएगा ऐसा, ये इस तरीके से जाएगा। और अगर मान लो ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, ये अगर ये इससे कनेक्टेड है, ये ऐसे ना होकर के अगर ये ऐसे कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड है, ये ऐसे, ये टू वे की है, ये टू वे की है। मैं बगल में बना देता हूँ। एक तार से जा रहा है निगेटिव टर्मिनल पे और इस तार से जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे, ठीक है। अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये निगेटिव टर्मिनल पे जाएगा और अगर अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा। यहाँ से अपन लोग बैटरी से करंट पास कर रहे हैं, तो बैटरी का जो करंट है अगर इससे कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और अगर हमने इससे कनेक्ट कर दिया तो निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा। तो कुछ ये थोड़ा सा चेंजेस किया। अब इस चेंज करने से इनको मिला क्या, इस चेंज करने से कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले और जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस है। यही 4 ऑब्जर्वेशंस इस चैप्टर की जान है। ये 4 ऑब्जर्वेशन समझ में आ गए तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। कुल मिला के इसके अंदर जो अपग्रेडेशन किया है वो ये किया है कि इन लोगों ने बैटरी को 2 वेज कनेक्ट करने की फैसिलिटी कर दी है इस कम्यूटेटर की मदद से। आप बैटरी को ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो और उल्टा भी कनेक्ट कर सकते हो। नंबर 1, करंट को नापने के लिए एक माइक्रो एमीटर लगा दिया है। तीसरा, वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया है। बस, बाकी कुछ खास किया नहीं इसके अंदर में, ठीक है। अब इसको करने से हमें क्या मिलता है, इसके ऑब्जर्वेशन बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन है ये, पहला ऑब्जर्वेशन है ये। इस ऑब्जर्वेशन में हम लोगों को बताया जा रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे इंटेंसिटी जब 0 थी, 0 इंटेंसिटी मतलब एक भी फोटोन नहीं, नो फोटोन नो इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी के बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से होगा ये कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स के बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटरैक्टिंग विद इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटरैक्टिंग विद इलेक्ट्रॉन्स ये बढ़ जाएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली करंट बढ़ेगा और इस करंट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये बढ़ जाएगा और यही चीज इस ग्राफ में इंडिकेट की गई है। इस ग्राफ में क्लियर कट इंडिकेशन है, इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स बढ़ेंगे तो फोटॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बढ़ेंगे
इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा निकलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। क्लियर है इतना? इसको इस ग्राफ के नीचे लिख लो। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप अपन लोग देख रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कुछ वेरिएबल्स है जिसके साथ हम लोग छेड़खानी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, वेरिएशंस ला सकते हैं। उन वेरिएशंस को हम लोग पहले एक बार चेक कर लेते हैं। पहला जो है वो है सोर्स। जो पहला अपने पास वेरिएबल है वो है सोर्स, क्योंकि सोर्स हमें दे रहा है E = h/v की एनर्जी, ये एनर्जी दे रहा है। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब तक के एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा नहीं होगी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो पहला वेरिएबल है सोर्स। दूसरा वेरिएबल है ये कैथोड। दूसरा वेरिएबल है हमारे पास में कैथोड। कैथोड मतलब मटेरियल क्या है इसके अंदर में। डेफिनेटली हम लोग मटेरियल ऐसा ही चाहेंगे जो सीजियम जैसा हो, जिसका थ्रश मतलब वर्क फंक्शन बहुत कम से कम हो। तीसरा वेरिएबल है यहाँ पे करंट जो हम मेजर करते हैं। तीसरा वेरिएबल जो है हम लोग जो करंट मेजर करते हैं वो। चौथा वेरिएबल वो है जो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज मेजर करते हैं। और पांचवा वेरिएबल जो है वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट, ये वो 5 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे टोटल। इन 5 वेरिएबल्स को आपस में हम लोगों को खेलना है। पांचवा वेरिएबल भी इसी की प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखिए जी, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में 5 चीजें हैं। पहला एनर्जी ऑफ द सोर्स, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आती है। दूसरा है आपने मटेरियल कौन सा लिया है वो। तीसरा है करंट कितना आ रहा है। चौथा वोल्टेज कितना हमने उसके ऊपर अप्लाई किया है। और पांचवा उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो अब हर एक एक्सपेरिमेंट के ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हम लोग इनमें से कुछ एक चीज़ों को फिक्स करेंगे और कुछ एक चीज़ों को हम लोग वेरी करके मेजर करेंगे कि दूसरे में क्या हरकत होती है। सुन रहे हैं जी अपन? इसमें जरा आप ध्यान से देखो, जो हमने पहला एक्सपेरिमेंट देखा है, पहला वाला जो ग्राफ देखा, जो ये वाला ग्राफ था, इस ग्राफ में अपन लोग देख सकते हैं इंटेंसिटी के चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कितना चेंज आया है वो हमने ऑब्जर्व किया है। मतलब हम लोगों ने पहले ग्राफ में करंट और इंटेंसिटी के बीच में वेरिएशन चेक किया है। तो इसका मतलब है बाकी 3 क्या होंगे, वो कांस्टेंट होंगे। वो कांस्टेंट होंगे। खुद सोचो, अगर एक इक्वेशन में 5 चीजें हैं, 5 में से अगर तुम्हें 5 की 5 नहीं मालूम तो तुम वैल्यू कैसे निकालोगे। हम वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते ना। तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहली बात सोर्स की फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी हुई है। इस ग्राफ को बनाते टाइम हम लोगों ने सोर्स फ्रीक्वेंसी मतलब E = h/v, ये फिक्स है। दूसरा, इसके अंदर में सोर्स फिक्स है। सोर्स का जो मेटल है, आप घड़ी घड़ी चेंज नहीं कर सकते। आपने सीजियम के लिए ग्राफ बनाया तो सिर्फ सीजियम के लिए ग्राफ बनाओगे, ऐसा नहीं बीच में दूसरा मेटल डाल दिया तो फिर तो सब चेंज हो जाएगा। अगर आपने सोर्स मेटल फिक्स किया तब की बात। और तीसरा, इसके अंदर में जो हमने अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है वो फिक्स है, तभी तो ना सारी चीजें चेंज हो रही है। करेक्ट है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन 5 में से 3 चीजें फिक्स है और 2 के बीच में हम लोग चेंजेस देख रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति तो नहीं। ये पहला ग्राफ था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाते हैं अपन।
ओ, पहली चीज में क्या क्या फिक्स है वो भी लिख लो तुम लोग, ग्राफ के अगल बगल में कहीं लिख लो क्या क्या फिक्स है इसके अंदर में। पहला तो सोर्स फिक्स है, दूसरा मटेरियल फिक्स है, और तीसरा वोल्टेज फिक्स है। ये तीन चीजें फिक्स है इसके अंदर में। अब ये आया हमारे पास दूसरा ग्राफ। देखो जी, यहां पे हमारे पास दूसरा ग्राफ आया। दूसरे ग्राफ में हम किसी भी एक चीज को पकड़ेंगे। एक यहां पे तीन ग्राफ्स दिए हुए तुम लोग देख सकते हो। इन तीन ग्राफ्स जो ऑब्जर्वेटरी ग्राफ्स हैं, इसमें से किसी भी एक ग्राफ को पकड़ लो। से मैं इस ग्राफ को पकड़ लेता हूं, कोई एक फिक्स्ड इंटेंसिटी के ऊपर, कोई एक फिक्स्ड इंटेंसिटी के ऊपर, किसी भी इंटेंसिटी को फिक्स कर लो आप। जैसे मैंने I3 फिक्स कर दी है, इंटेंसिटी फिक्स हो गई है। अगर इंटेंसिटी फिक्स हो गई है, इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स भी फिक्स हो गए हैं। मतलब इस ग्राफ को बनाने के लिए हम लोगों ने पहला इंटेंसिटी फिक्स कर दी है, इंटेंसिटी फिक्स कर दी है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स कर दिए। इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स कर दिए, ठीक है। इसके बाद में दूसरी चीज जो हम लोगों ने फिक्स कर दी है वो मटेरियल फिक्स कर दिया है, मटेरियल। सेकंड चीज हम लोगों ने जो है मेटल या मटेरियल फिक्स कर दिया है, जिसे हम लोग कैथोड कहते हैं, कैथोड फिक्स कर दिया है। और तीसरा जो हम लोगों ने फिक्स कर दिया है, अगर चूंकि ये फिक्स हो गई, इंटेंसिटी फिक्स हो गई, तो करंट भी फिक्स हो गया है। जाहिर सी बात है, अगर इंटेंसिटी फिक्स हो गई है, इसका मतलब है करंट फिक्स हो गया है, करंट फिक्स हो गया है। ओके, अब अपन ने क्या किया, मेटल भी फिक्स कर दिया है। बाकी पांच में से अगेन फिर दो ही चीजें बची, तीन चीजें फिक्स कर दिया आपने। इंटेंसिटी फिक्स हो गई, करंट फिक्स हो गया, मेटल फिक्स हो गया। अब वापस से दो चीजें बची। क्या बची? दो चीजें बची, ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज। अब अपन ने क्या किया, यहां पे मान लो अपन लोग जो है जैसे जैसे अपन लोग इंटेंसिटी के हिसाब से, इंटेंसिटी जो है तुम लोग ग्राफ देख सकते हो, इंटेंसिटी का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। मान लो इनिशियली मैं यहां पे 20 फोटॉन्स फेंक रहा था तो 20 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे। फिर मैंने 20 से 30 फोटॉन्स कर दिए तो इलेक्ट्रॉन्स भी 30 मिलने लगे। 30 से मैंने 40 कर दिए फोटॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स भी 40 निकलने लगे। उसके बाद मैंने 50 कर दिए फोटॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स भी 50 हो गए। मगर 50 ही इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं उसके अंदर में। मान लो अगर एक ऐसा केस लेकर के चलते हैं जिसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने तो निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स मान लो 50 है और तुम उसके ऊपर 150 फोटॉन फेंको तो भी तो निकलेंगे 50 ही, है ही 50, तो तुम ज्यादा कहां से निकाल लोगे, ठीक है। तो ये सैचुरेट हो जाता है एक टाइम के बाद में, ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है, सैचुरेट हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है जितने हैं उतने ही रहेंगे। मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को तो आप बढ़ा सकते हो, मगर इलेक्ट्रिक करंट को एक टाइम के बाद में बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने अगर सारे के सारे निकल गए तो फिर क्या, उसके बाद तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब ये करंट सैचुरेट हो जाएगा, जब ये करंट सैचुरेट हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, कम्यूटेटर से पोलैरिटी चेंज करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स जो है कैथोड से एनोड की तरफ भाग रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ भाग रहे थे, कैथोड से एनोड की तरफ भाग रहे थे। इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल यहां था, निगेटिव टर्मिनल यहां था। अब हम लोग क्या करेंगे, कम्यूटेटर उल्टा कर देंगे तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जब कम्यूटेटर उल्टा करके हम लोग बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होने लग जाएगी, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म होने लग जाएगी। मतलब मतलब ये अपनी एनर्जी के कारण यहां भाग रहा है, मगर निगेटिव फील्ड के कारण वो इलेक्ट्रॉन यहां भागने की कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स कम होना चालू हो जाएंगे, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स कम होना चालू हो जाएंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स कम होना चालू हो जाएंगे और एक निगेटिव वोल्टेज के ऊपर,
एक पर्टिकुलर निगेटिव वोल्टेज के ऊपर आकर के इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं निकलेगा। ऐसा निगेटिव वोल्टेज जो हम अप्लाई करेंगे जिसके कारण सारे इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बंद हो जाए, उसको कहते हैं अपन लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो निगेटिव पोटेंशियल है हमारे द्वारा दिया गया सेटअप के अंदर में, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के एनोड पे जा रहे थे वो उल्टा पोटेंशियल देने के कारण इलेक्ट्रॉन्स धीरे 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 कम होंगे और खत्म हो जाएंगे निकलना। तो वो निगेटिव वोल्टेज वो वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स की पूरी काइनेटिक एनर्जी खत्म कर दिया आपने। ये वो निगेटिव वोल्टेज है जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन निकल तो रहा है सरफेस से, मगर निकल करके एनोड पे नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि आपने उसको निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके, ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके उसको रोक लिया है पूरी तरीके से। तो ये यहां पे आकर के रुक जाएगा, और जैसे ही यहां पे आकर के रुकेगा तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी उसकी सीज कर दी है, खत्म कर दी है। इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर तो निकल रहा है मगर वो एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये अभी मैंने केवल एक ग्राफ के बारे में बताया। मान लो, क्योंकि हमने मटेरियल भी फिक्स करके रखा है, मान लो मैंने इंटेंसिटी को थोड़ी सी गिरा दी है, तो भी ग्राफ वहीं पे आकर के मिलेगा, क्योंकि हर मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। आपने सोर्स को भी फिक्स करके रखा है, यहां पे आपने सोर्स भी फिक्स करके रखा है, मेटल भी फिक्स करके रखा है, तो सोर्स की एनर्जी भी फिक्स है, मेटल भी फिक्स है। ऐसी सिचुएशन में जो भी उसके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी। आप इंटेंसिटी बढ़ाओ चाहे घटाओ, हर बार वो ग्राफ आकर के एक ही जगह पे रुकेगा। हाँ, अगर आपने मेटल चेंज कर दिया है, तो मेटल चेंज कर दिया तो हो सकता है कि दूसरे किसी मेटल के लिए वो यहां पे आकर के मिले, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरे ग्राफ के लिए कि वो यहां पे आकर के मिले। अगर ये मेटल नंबर 1 है तो ये मेटल नंबर 2 है। अब सीधी सी बात है, मेटल नंबर 2 में रोकने के लिए पोटेंशियल आपको लग रहा है कम, मेटल नंबर 1 में रोकने के लिए पोटेंशियल लग रहा है ज्यादा। इसका मतलब सीजियम ये है और ये कोई दूसरा मेटल से सोडियम होगा, ठीक है। अगर आपने मेटल भी फिक्स करके रखा है तो सारे के सारे ग्राफ्स एक ही जगह पे आकर के मिलेंगे, क्योंकि सबकी काइनेटिक एनर्जी यहां पे सेम है। तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। इस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं रिटार्डिंग या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये पोटेंशियल पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी उसकी खाएगा। रिटार्डिंग पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं ना, वो अपन ने बैटरी लगाई ना उसके अंदर में, यही तो चेंज किया हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में। नहीं, पहले गैल्वेनोमीटर लगा था, हम केवल करंट डिटेक्ट कर रहे थे। अब इन लोगों ने बैटरी लगा दी है, ठीक है। हाँ, बैटरी इसीलिए लगाई है ताकि जब बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव यहाँ पे और निगेटिव यहाँ पे होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां नहीं भागता है, अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के कहीं भी जा सकता है। तो ये पावर बढ़ा देता है एक तरह से? नहीं, डायरेक्शन दे देता है। देखो, इलेक्ट्रॉन के पास है निगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई टर्मिनल नहीं लगाया हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के समान, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा इधर उधर और टकरा के फिर यहाँ पे आएगा। मगर जब मैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल देखूंगा तो उसके पास एक डायरेक्शन मिल जाएगी, वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, फिर इधर उधर भागेगा नहीं। वो बैटरी का पोटेंशियल लगता है, मगर हम लोग रियोस्टेट भी लगा रहे हैं उसके साथ में। रियोस्टेट को क्या करेंगे, फुल करके रखेंगे और एक बहुत नॉमिनल सा पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ताकि केवल एक नॉमिनल सा पोटेंशियल उसके ऊपर रहे, ताकि इलेक्ट्रॉन केवल अट्रैक्ट हो सके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, उसको डायरेक्शन मिल जाएगी। ओके, तो ये दूसरा जो ग्राफ है वो हम लोगों को ये बता रहा है कि फॉर अ फिक्स्ड मटेरियल स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज्ड प्रोवाइडेड आपने यहां पे सोर्स और मेटल ये दोनों फिक्स करके रखे हुए हैं। हाँ, इंटेंसिटी के बढ़ाने और घटाने से ग्राफ ऊपर नीचे जरूर आएगा,
देखो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ पे कम इंटेंसिटी में कम करंट मिल रहा है, ज्यादा इंटेंसिटी में ज्यादा करंट मिल रहा है, और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने से और ज्यादा करंट मिल रहा है, मगर सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो रोकने के लिए जो हम लोग पोटेंशियल दे रहे हैं इन तीनों के लिए सेम दे रहे हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में है, मतलब ये VI ग्राफ है, ये दिस इज VI ग्राफ, ये VI ग्राफ है। और तुम इस ग्राफ को देख सकते हो, कहीं से भी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये ओम्स लॉ कहीं से भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये ओम्स लॉ कहीं से भी फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज में चेंज आएगा वैसे वैसे करंट के अंदर में जो चेंज आ रहा है वो कर्वीलिनियर चेंज आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन वाला चेंज नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल अगर अप्लाई कर दिया तो भी रुक तो चुका है ना वो। हाँ, तो उल्टे डायरेक्शन में फिर करंट कहाँ जाएगा? मतलब ये हो सकता है कि वो निगेटिव से वो वापस से बैटरी के अंदर में जाने लग जाए। हमें तो क्या करना है, जैसे मान लो पहले 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, हमने उल्टे डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाए, 100 से 98 हुए, 95 हुए, 70 हुए, 60 हुए, 50 हुए, 40 हुए। एमीटर अपना करंट बता ही रहा है, एमीटर करंट धीरे धीरे कम करता जाएगा, और जैसे ही एमीटर का करंट 0 हुआ, एमीटर का करंट 0 होते ही हमें पता चल जाएगा कि हमारे इस पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर अब करंट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मतलब ये वो वोल्टेज है जिसके अंदर में एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पे नहीं पहुंच पाया, आपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोक दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल, सिर्फ पोलैरिटी चेंज करनी है अपने को। हाँ, जो माइनस पे वो प्लस हो जाएगा, जो कैथोड है वो एनोड बन जाएगा, जो एनोड है वो कैथोड बन जाएगा। ठीक है, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। ये ग्राफ VI ग्राफ ही है, जिसके अंदर बता रहा है कि अगर आपने मेटल चेंज नहीं किया, देखो क्या लिखा है, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर प्लेट, मतलब मेटल प्लेट, पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अलग अलग इंटेंसिटीज के ऊपर सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आएगा, ये ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब तीसरा ग्राफ देखें। इस तीसरे ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं, अब यहां पे अलग अलग मेटल्स हैं, अब यहां पे अलग अलग मेटल्स हैं, मगर सबके लिए इंटेंसिटी सेम है। मतलब इस ग्राफ में हम लोगों ने इंटेंसिटी फिक्स कर दी है, इंटेंसिटी यहां पे कर दी है फिक्स, इंटेंसिटी फिक्स कर दी है। तो ये जो वहां इंटेंसिटी फिक्स नहीं थी, यहां पे इंटेंसिटी फिक्स है। अब अपन लोग जो चेंज कर रहे हैं वो सोर्स की एनर्जी चेंज कर रहे हैं, सोर्स की एनर्जी चेंज कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पे जो वेरिएबल आइटम है, यहां पे वेरिएबल आइटम है, सोर्स की एनर्जी है, सोर्स की एनर्जी है। ठीक है, मान लो मैंने पहले इतनी एनर्जी दी, तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। फिर मैंने मान लो ये यूवी रेस का है, तो यूवी रेस के करस्पॉन्डिंग मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना मिला। अब मैंने यूवी रेस से भी ऊपर वाली एनर्जी ले ली, एक्सरे ले ली। अगर मैंने एक्सरे ले ली तो एक्सरे के पास एनर्जी ज्यादा होती है, तो निकलने के लिए एनर्जी, मान लो यहां मैंने सीजियम फिक्स करके रखा है, मेटल भी फिक्स कर दिया है, मान लो सीजियम मेटल मैंने फिक्स कर दिया है, तो सीजियम के लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे रहा था वो 2.14 से ज्यादा दे रहा था, और एक्सरे उससे भी ज्यादा दे रहा था एनर्जी। तो एक्सरे जब हमने दी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास, तो उसको रोकने के लिए भी हम लोग को ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। और मान लो अगर हम लोगों ने यहाँ गामा रेडिएशंस दे दिए, गामा रेडिएशंस दे देंगे तो उसके बाद और ज्यादा एनर्जी आ जाएगी भागने के लिए। तो यहां पे बता रहा है फॉर द सेम मेटल, फॉर द सेम मेटल अगर एनर्जी कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा होगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम लोगों ने सोर्स की एनर्जी बढ़ाई, अगर सोर्स की एनर्जी बढ़ाई
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस के डायरेक्शन में इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगर मान लो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में दिया गया वोल्टेज हम लोग निगेटिव ले लेंगे, दैट्स इट। पॉजिटिव वोल्टेज में तो करंट मिल ही रहा है, मगर निगेटिव वोल्टेज में करंट धीरे धीरे घटते 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 जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? ये तीसरा ऑब्जर्वेशन। हाँ भाई, अरे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं ना, जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे तो करंट तो मिलेगा। सेम करंट क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स है भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स यूवी के जितने थे है ना, हम लोगों ने इंटेंसिटी फिक्स कर दी है। यूवी के मान लो मैंने 20 फोटॉन फेंके तो 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक्सरे के 20 फोटॉन फेंके तो 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसके भी 20 फोटॉन फेंके तो 20 इलेक्ट्रॉन। अंतर कहां पे आता है? अंतर काइनेटिक एनर्जी में आता है। करंट चेंज नहीं, वो मैंने बताया था ना, वो चेंज होता है नैनो सेकंड में चेंज होता है, सिर्फ स्पीड का जो चेंज आता है, क्योंकि सबकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड के बराबर ही है, तो कोई उसमें बहुत ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है। तो यहां पे मतलब तीनों के करस्पॉन्डिंग जो अंतर आता है ये तो फिक्स रहेगा, जो अंतर आएगा काइनेटिक एनर्जी में आएगा। तो जो यूवी वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण उसको रोकने में भी ज्यादा दम लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास रफ्तार ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। एक्सरेस को और ज्यादा, गामा रेस को और ज्यादा, और कुछ इस तरीके से तीसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने लिया। बात क्लियर है? अब चौथा ऑब्जर्वेशन बहुत आसान है, इसको तुम लोग देख सकते हो। अब यहां पे हम लोग मेटल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, मेटल चेंज कर रहे हैं और मेटल क्या, यहां पे एक पर्टिकुलर टाइप का टर्म आता है जिसे कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। प्लीज जरा ध्यान से सुनना। हम लोगों ने वर्क फंक्शन क्या बोला था? हम लोगों ने वर्क फंक्शन बोला था ये वो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन केवल बाहर निकलता है, इसे कहते हैं वर्क फंक्शन। तो इसका मतलब इस वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ तो एनर्जी है, और उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय h न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जो आपको रेडिएशंस डालनी है वो इससे तो बड़ी ही होनी चाहिए, इससे छोटी में काम नहीं चलेगा। अब आप देखो, अब आपने एनर्जी देना चालू किया और एनर्जी सोर्स की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं अपन लोग। सोर्स की फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मान लो पहले हम लोग इसके अंदर दे रहे थे रेड लाइट, फिर उसके बाद में वॉयलेट लाइट, उसके बाद में हम लोग येलो लाइट, उसके बाद वॉयलेट लाइट, फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में ये निकलना चालू हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू हो गए। और जैसे जैसे आपने इसकी एनर्जी बढ़ाई, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलते आएंगे, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो स्पीड बढ़ेगी तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है। और कोई दूसरा मेटल है जो अल्ट्रावायलेट पे भी नहीं निकला, वो तो एक्सरे पे निकल रहा है। इसका मतलब यह है कि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस मेटल ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है और इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब ये सीजियम है तो ये सोडियम होगा। अगर एक सीजियम है तो दूसरा सोडियम पक्की बात में होगा। तो ये कुछ इस तरीके से ऑब्जर्वेशन इन लोगों ने लिए। अच्छा, ये तीन ऑब्जर्वेशन, ये 4 ऑब्जर्वेशंस इन लोगों ने लिए हैं, ये चारों ऑब्जर्वेशंस इन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, ये चारों के चारों ग्राफ आपको पूछे जा सकते एग्जाम में अलग अलग लैंग्वेज में घुमा घुमा के, मगर ये चारों के चारों ग्राफ है बड़े इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखें कि ये सारे के सारे जो ग्राफ्स हैं, ये सारे के सारे जो ग्राफ्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको अपन लोग जो है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। पहला, द ग्राफ शोज दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद
frequency of the incident radiation of the given photosensitive material। जैसे इस ग्राफ में हम लोगों ने देखा था, इस ग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि पहले तो ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा था और फिर ये ग्राफ ऐसे जाने लगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी थी और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल था, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली ग्राफ जो है बढ़ता है, मगर किसके बाद? ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो इसको इतनी चाहिए ही चाहिए, इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट तो इसे चाहिए ही चाहिए। इससे ज्यादा दोगे तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे कम में तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है नहीं, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये पता ऑब्जर्वेशन इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि बच्चे कुछ ऐसा भी सोचते हैं। भाई अंकित ध्यान से सुनना, मान लो अगर सीजियम को हमारे पास में चाहिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई एक सोर्स लगा दिया आपने जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, एक और दिया, एक और दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। ऐसा सोच सकते हैं अपन कि अगर कोई किसी मेटल को 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, आपने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, नहीं निकला, एक और दे दिया, नहीं निकला, एक और दे दिया, निकल गया। ऐसा नहीं होता है। इन लोगों ने ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि आप दिन भर देते रहो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो फिर जो हमने एनर्जी दी थी वो कहां गई? तो वो बताते हैं कि एनर्जी जो हमने दी थी, मान लो सीजियम को तुमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, तो उसने देखी मेरे काम की नहीं है, उसने दूसरा फोटोन निकाल के फेंक दिया, फिर आपने दी एक और, फिर फेंक दिया, और ये सारे काम इंस्टेंटेनियसली होते हैं। 1 नैनो सेकंड से भी कम समय लगता है इसको एनर्जी को फेंकने में, ठीक है। तो यहां पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम अगर आप एनर्जी इसको दोगे तो ये बाहर इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है नहीं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो इसीलिए क्योंकि केवल अभी इलेक्ट्रॉन निकला है, भागा नहीं है ये। आगे देखो, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी। ये तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को भागने के लिए जो एनर्जी चाहिए काइनेटिक एनर्जी, वो उसी से तो मिलने वाली है। तो जैसे जैसे आप ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और उसके हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। दूसरा, फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम आप उसको फ्रीक्वेंसी देने लग जाओगे, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, इवन इफ द इंटेंसिटी इज लार्ज। क्योंकि अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, आप एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आप 50 फोटोन भेजते रहो, मगर 2.14 इलेक्ट्रॉन वाला एक भी नहीं निकलेगा। हाँ, ये एक्यूमुलेट नहीं होती एनर्जी, इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एनर्जी जैसी अगर यूजलेस एनर्जी होगी वो फेंक देगा। अब इस मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये सभी मेटल्स की अलग अलग होती है। जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी और जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये हमारे लिए अच्छा मेटल नहीं माना जाएगा। अच्छा मेटल वही माना जाएगा जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या जिसे कहते हैं वर्क फंक्शन कम है, वो हमारे लिए मेटल अच्छा माना जाएगा। हाँ हाँ, अरे वो सबकी स्पीड लगभग बराबर होती है। देखो, अगर किसी की स्पीड है मान लो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और किसी की स्पीड है 2.001 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो अंतर आ रहा है ना, यहाँ पे बहुत छोटा अंतर आ रहा है, तो उसके अंदर में वेलोसिटी अगर हम लोग चेंज कर दें तो उसमें, क्योंकि ऑलरेडी ये लाइट की स्पीड के बराबर है, तो उसके अंदर में उससे बहुत ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसीलिए अलग अलग है
स्टॉपिंग पोटेंशियल इसीलिए अलग अलग है क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी बढ़ गई है, ये एनर्जी बढ़ गई है, स्पीड सेम है। स्पीड जो निकल रही है, देखो काइनेटिक एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी अपने को मिलती है हाफ mv², ठीक है, यहां पे वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है भाई, ठीक है, तो यहां पे जो है चेंज एप्रिशिएबल